करवा रही हूँ आपको बीएड सेकेंड ईयर का असेसमेंट फॉर लर्निंग के मैंने 3 टॉपिक आपको ऑलरेडी करवा रखे हैं। इसी तरह ही असेसमेंट फॉर लर्निंग जो बीएड सेकेंड ईयर का सेकेंड सब्जेक्ट है उसका एनसीईआरटी 2005 विजन ऑफ असेसमेंट फॉर लर्निंग, तो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 में जो ढांचा करिकुलम फ्रेमवर्क के ऊपर बना था उसके रिगार्डिंग ही मैं आज को आपको टॉपिक जो है आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। आई होप आपको इससे काफी हेल्प मिलेगी। ठीक है, हेल्प थोड़ी सी भी मिले तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलना, वो आप लोगों की मर्जी है। वैसे आप लोगों के लिए ही मैं मेहनत करती हूँ। देखो भाई, ये 4th एनसीईआरटी था हमारा नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। सबसे फर्स्ट बना था 1975 में, फिर 88 में, फिर 2000 में, 2005 में ये 4th एनसीईआरटी है। 4th एनसीईआरटी है ये। किसके ऊपर गाइडलाइंस डिजाइन किया था? ये टीचिंग प्रैक्टिसेस के ऊपर, सिलेबस के ऊपर, बच्चे की टेक्स्ट बुक्स के रिलेटेड, यानी ये एक ऐसा फ्रेमवर्क तैयार किया गया था, पाठ्यक्रम का ढांचा जो कि बच्चों के लिए शिक्षा बिना बोझ के हो। कि जो बच्चे हैं, जैसे क्या था पुराना जो सिलेबस है, बच्चे काफी बोझिल होता था, बच्चे स्ट्रेस में चले जाते थे कि हाँ आज हमारा इतना सिलेबस हो गया, इतना कंप्लीट करवाना है, हमें एग्जाम में देना है, इतना सिलेबस है, यानी बच्चों के ऊपर बहुत ज्यादा सिलेबस का बर्डन रहता था। तो उसी बोझ को कम करने के लिए एनसीईआरटी 2005 तैयार किया गया था। जो हमारा पुराना सिलेबस था वो बेस था, जो एनसीईआरटी पुराना था वो बिहेवियरिस्ट था, यानी कि बच्चों को ज्यादा से ज्यादा व्यवहारवादी बनाया गया था। लेकिन जो आज के एनसीईआरटी 2005 है ये कंस्ट्रक्टिविज्म है, यानी बच्चे के अंदर रचनात्मकता की प्रवृत्ति जागृत करना, बच्चे शिक्षा को बिना बोझ के समझें, सीखें और उसमें नया कुछ कंस्ट्रक्ट करें, यानी एक ऐसी शिक्षा देना बच्चों को जो उनको सोसाइटी में कंधे से कंधा मिलाकर सीखने के योग्य उनको बना सके। वो अपना कोई ना कोई कंस्ट्रक्ट करे, नई नई खोजें करें, नई नई तकनीकों को अपनाएं। ठीक है, उस तरीके से ये एनसीईआरटी तैयार किया गया था। थीमेटिक थी ये एनसीईआरटी नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ठीक है, 14 और 19 जुलाई 2004 को कमेटी बिठाई गई थी, उसमें स्टेटमेंट भी, एमएसआरडी भी इन्वॉल्व हुए थे लोकसभा में। इन सब चीजों पर रिवीजन की गई थी, बहस की गई थी कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क जो हमारा पुराना था उसमें क्या कमियां हैं, हमें क्या कुछ नया लेकर आना है, वो सारी चीजें। ठीक है, तो लर्निंग विदाउट बर्डन वही है कि बिना बोझ के सीखना, जो 1993 में नारा लगाया गया था लर्निंग विदाउट बर्डन, उसी के ऊपर ये फोकस थी कि बच्चों को ज्यादा से ज्यादा इस ढंग से सिखाया जाए कि वो बिना किसी प्रेशराइज के अधिक से अधिक सीखे। तो प्रोफेसर जशपाल की कमेटी के अंतर्गत 21 नेशनल जो और भी राष्ट्रीय संस्थाओं ने भाग लिया था, इस पर फोकस किया गया था, इस पर रिवीजन की गई थी कि हमने करिकुलम को किस तरह से फ्रेम करना है, क्या क्या उसमें चेंजेस लाने हैं। तो नेशनल करिकुलम का जो मेन फ्रेमवर्क जो तैयार किया था ना वो था कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन की तरह, कि बच्चे का इवेल्युएशन सिर्फ हम परीक्षा पर आधारित, जो लास्ट में हम इवेल्युएशन करते थे ना पहले, जैसे वार्षिक परीक्षाएं लेते थे, भी उस बेस पर नहीं कर सकते। बच्चे का डेली की कितनी परफॉर्मेंस है, कितनी प्रोग्रेस है, कौन सी फील्ड में कितना बच्चा कितना स्कोर हाई गेन करता है, उसका इंटरेस्ट कैसे है, कितनी एक्टिविटीज करती है, यानी फॉर्मेटिव और समेटिव, कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन के आधार पर ही बच्चे का इवेल्युएशन करना है। मेनली इसी पर फोकस था। ठीक है, 5 गाइडलाइंस थे। इसके सिद्धांत ये थे कि बच्चे को ज्यादा से ज्यादा इतनी नॉलेज, इतना ज्ञान प्रदान करना ताकि जो बच्चे स्कूल छोड़ चुके हैं ना, जैसे अब आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुकी, तो सॉरी आपकी +2 कंप्लीट हो चुकी, तो आप स्कूल छोड़ दोगे, तो आपका इंटरेस्ट किस फील्ड में होना चाहिए, किस तरह से आप लाइफ को बेहतर और किन तरीकों से बना सकते हो, तो उन सब तरीकों के लिए भी बच्चे को परफेक्ट बनाना, रोड मेथड को इग्नोर करना, कि बच्चे को रट्टा नहीं लगवाना, बच्चे को ज्यादा से ज्यादा जो है अच्छी से अच्छी ऐसी स्टडी देनी जिसके द्वारा बच्चा बिना बोझ के, किताबों के बोझ से बचकर आसान तरीके से, इंटरेस्टिंग तरीके से कुछ नया सीखे। ठीक है, कि बोझ ना समझे।
टेक्स्ट बुक को बच्चों को ज्यादा से ज्यादा प्रेफरेंस देना, क्योंकि गाइड में उतना सिलेबस नहीं होता, गाइड में सिर्फ लिमिटेड चीजें होती है। बच्चे को ज्यादा से ज्यादा टेक्स्ट बुक्स पढ़ने के लिए प्रेरित करना कि वो और अधिक सीखे, अलग अलग राइटर्स की बुक प्रोवाइड करवाना बच्चे को, ठीक है। ये सारे सिलेबस में कही गई थी, करिकुलम फ्रेमवर्क में ये ढांचा तैयार हुआ गया था। और इन्होंने क्या कहा था कि एग्जाम जो है फ्लेक्सिबल होने चाहिए, ये नहीं है कि अगर इस टाइम में एग्जाम्स लेने हैं भी साल में 2 बार 3 बार, ऐसा नहीं है कि 2 बार तो 2 ही बार होने चाहिए, भी 3 बार भी हो सकते हैं, 1 बार भी हो सकते हैं, 4 बार भी हो सकते हैं, तो इसमें फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है। ओवरऑल व्यू के आधार पर मैं इतना ही कहूंगी, जो एनसीएफ 2005 था, ये ऐसा करिकुलम फ्रेमवर्क तैयार किया गया था जो कि बच्चों के सतत विकास के ऊपर निर्भर करता था। बच्चे का लगातार कितना विकास हो रहा है, बच्चे अपनी स्टडी को कंप्लीट करने के बाद कितने सक्सेस होंगे, कितने कंस्ट्रक्टिविज्म उनमें डालना, कंस्ट्रक्टिविज्म के गुण डालना, उनको साइकोलॉजिकल परफेक्ट बनाना, इन सब चीजों पर ये बेस था। तो आइए देखते हैं इसके सारे मेन पॉइंट्स की इसमें क्या क्या चीजें कही गई। जी, अब हम देखते हैं कि एनसीएफ 2005 विजन ऑफ असेसमेंट फॉर लर्निंग का क्वेश्चन जो है बीएड में आपका कैसे आएगा, और सारी एक्सप्लेनेशन में आपको बता रही हूँ। तो क्वेश्चन कैसे बनेगा कि व्हाट इज एनसीएफ 2005, डिस्कस इट्स नीड, ऑब्जेक्टिव्स, कंसर्न, हाईलाइटिंग इट्स रेलिवेंस इन प्रेजेंट डे इंडियन सोसाइटी। या फिर बन सकता है राइट एंड एसे ऑन एनसीएफ, या फिर डिस्क्राइब द विजन ऑफ असेसमेंट फॉर लर्निंग इन एनसीएफ 2005। ठीक है, सबसे पहले आपने इंट्रोडक्शन लिखनी है। वैसे मैंने मेन चीज़ें आपको बताई दी थी कि एनसीएफ का मेन जो लक्ष्य है, एम्स है कि बच्चों को लर्निंग मटेरियल इस तरह से प्रोवाइड करवाना, टीचिंग लर्निंग मटेरियल के थ्रू टीचर ऐसा पढ़ाए कि बच्चों को जो कुछ पढ़ाया जाता है वो समझ में आए और उनके ऊपर करिकुलम का बोझ कम से कम हो, वो इंटरेस्टिंग तरीके से, बेहतर तरीके से और अधिक सीखने की कोशिश करें और अपनी नॉलेज को और अधिक ब्रॉड करके सोशल यानी कि समाज में उसको लागू करना, क्रिएटिविटी तरीके से उसको लागू करना। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन में क्या लिखेंगे हम कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 वाज डेवलप्ड बाय नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग टू improve the quality of education in India. NCF provides guidelines for curriculum, syllabus, textbooks, teaching learning process and evaluation system. Earlier NCF were based on behaviorism, but NCF 2005 was based on the constructivity approach. The national steering committee was headed by यशपाल। ठीक है, उसके मतलब कि क्या कहने का मतलब कहीं वही चीज़ है कि यशपाल की अध्यक्षता में कमेटी में ये नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क किया गया था। जो इसका उद्देश्य क्या है, गुणवत्तापूर्ण अधिगम तथा शिक्षण को जीवन से जोड़ना था। एनसीएफ 2005 का निर्माण भारत में शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने हेतु किया गया। एनसीएफ पाठ्यक्रम, पाठ्य पुस्तकें, शिक्षण विधियों तथा मूल्यांकन प्रणाली के लिए दिशा निर्देश यानी कि गाइडेंस के रूप में ये कार्य करती है। ठीक है, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम दोनों ही मीडियम में मैं अवेलेबल करवा रही हूँ। आई होप आपको इस लेक्चर से काफ़ी हेल्प मिलेगी। हेल्प मिले तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि इसी चैनल पर मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और रिलेटेड आपको सारे ही चीज़ें करवाऊंगी। ठीक है, तो आप नेक्स्ट टॉपिक कौन सा करना चाहते हो, या इसका एक ही टॉपिक बचता है असेसमेंट फॉर लर्निंग का, वो कंप्लीट करवाने के बाद यूनिट फर्स्ट कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद लिखना है आपने इसकी नीड क्या है, कि जो ट्रेडिशनल हमारा एजुकेशनल सिस्टम था वो फोकस करता था सिर्फ रोट लर्निंग यानी कि रट्टाफिकेशन कर, लेकिन अब क्या है, जो अब की जो लर्निंग है वो कैसी है, बच्चे के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा परीक्षा दबाव को कम करना और रचनात्मकता की कमी में सुधार लाने की नीड थी, इसीलिए नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 आया गया था। ठीक है, इसका उद्देश्य वही है कि पाठ्यक्रम भार को कम करना, ठीक है, इम्प्रूव क्वालिटी, लर्निंग मटेरियल को बेहतर बनाना, रियल लाइफ में ऐसी एजुकेशन प्रोवाइड करवाना जो रियल लाइफ में काम आ सके। तो हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों ही मीडियम में इस तरीके से मेरा पर्पस यही है कि आप लोगों के नोट्स भी साथ के साथ प्रिपेयर हो जाएं। अगर थोड़ी सी भी हेल्प मिलती है, क्योंकि आप लोगों के लिए ही मैं मेहनत करती हूँ, तो लाइक ज़रूर करना और थम्स अप करके मुझे बताना, कमेंट करके मुझे बताना कि लेक्चर कैसा लगा, क्या मैं इसी मेथड से आप लोगों को करवाऊँ या कोई अदर मेथड अप्लाई करूँ, मीन्स कि एज ए नोट्स के रूप में, या फिर आपको वर्बली ही सारी चीज़ें बता दूँ। तो 5 गाइडिंग प्रिंसिपल्स बताए थे एनसीएफ ने
कि कनेक्टिंग नॉलेज टू लाइफ आउटसाइड स्कूल, विद्यालय के बाहर के जीवन से ज्ञान को जोड़ना। लर्निंग शुड मूव अवे फ्रॉम रोट मेथड को कम करना। करिकुलम शुड बी गो बॉइंड टेक्स्ट बुक्स, पाठ्यक्रम को केवल पुस्तकों तक ही सीमित ना रखना। ठीक है। एग्जामिनेशन शुड बी फ्लेक्सिबल, एग्जामिनेशन को फ्लेक्सिबल बनाना और उसे क्लासरूम के साथ जोड़ना। लोकतांत्रिक मानवीय मूल्यों का विकास करना। अब देखते हैं कि असेसमेंट फॉर लर्निंग, अधिगम हेतु मूल्यांकन का क्या अर्थ है। असेसमेंट फॉर लर्निंग मीन्स असेसमेंट शुड हेल्प स्टूडेंट्स लर्न बेटर. इट इज नॉट ओनली फॉर गिविंग मार्क्स बट आल्सो फॉर इम्प्रूवमेंट, गाइडेंस, डायग्नोस्टिक एंड डेवलपमेंट। यानी कि असेसमेंट का मतलब क्या है कि मूल्यांकन छात्रों के अधिगम को बेहतर बनाने में सहायक हो। एक आंकलन वो चीज होती है, यह केवल अंक देने के लिए नहीं बल्कि सुधार, मार्गदर्शन और विकास करने के लिए भी होता है। आंकलन का मैंने मीनिंग ऑलरेडी आप लोगों को करवा रखा है। तो एनसीएफ का विजन क्या है? शिफ्ट फ्रॉम एग्जामिनेशन ऑफ लर्निंग, परीक्षा से अधिगम की ओर। ट्रेडिशनल जो एग्जाम थे वो किसके ऊपर फोकस थे? रट्टे पर फोकस थे, लेकिन एनसीएफ एम्फासाइज करती है किस चीज को? अंडरस्टैंडिंग को, रीजनिंग को, क्रिएटिविटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड्स पर बल देती है ये। Continuous and comprehensive evaluation, assessment should be continuous throughout the year, यानी कि मूल्यांकन पूरे वर्ष होना चाहिए। ये नहीं कि साल के एंड में मूल्यांकन हो, बीच बीच में हर एक क्लास के अंदर मूल्यांकन होना चाहिए। यानी कि फॉर्मेटिव और समेटिव दोनों ही प्रकार से बच्चे का एवेल्युएट करना, ताकि बच्चे का इमोशनली डेवलपमेंट, सोशल स्किल्स, एटीट्यूड, वैल्यूज उनमें बढ़ सकें। फ्लेक्सिबिलिटी इन असेसमेंट, मूल्यांकन में लचीलापन होना चाहिए। डिफरेंट लर्न डिफरेंटली, हर एक बच्चा अलग तरीके से सीखता है, इसलिए मूल्यांकन में ओपन बुक टेस्ट, प्रोजेक्ट बुक कार्य, समूह कार्य, फील्ड वर्क सारे ही शामिल होनी चाहिए, ताकि ये विधियां विश्लेषणात्मक और समस्या समाधान क्षमता का विकास करती हैं। नीड फॉर एग्जामिनेशन रिफॉर्म, परीक्षा में सुधार की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि एनसीएफ 2005 क्या स्टैंड करता है कि जो 21वीं सदी में हमारी जो एजुकेशन है उसमें क्या है कि एग्जामिनेशन में फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, बच्चे को रट्टे से दूर करना। ट्रेडिशनल एग्जाम्स की क्या क्या प्रॉब्लम थे? बच्चा स्ट्रेस में रहता था, सभी के लिए एक समान प्रणाली थी, क्रिएटिविटी की कमी थी, उसमें मेमोराइजेशन पर जोर दिया जाता था। सुजेस्ट क्या करेंगे कि कैसा हमारा एग्जाम्स होना चाहिए, एग्जामिनेशन कैसा होना चाहिए? बेटर क्वालिटी क्वेश्चंस, इसमें अच्छे क्वेश्चंस होने चाहिए, रीजनिंग बेस्ड असेसमेंट होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए इसमें। ठीक है। पारदर्शिता, यानी किसी के साथ भी भेदभाव ना करना, सभी के लिए इक्वल मेथड अप्लाई करना। चाइल्ड सेंटर्ड होनी चाहिए एंड इंक्लूसिव असेसमेंट पर ये बेस्ड होनी चाहिए। स्ट्रेस फ्री होनी चाहिए इवैल्यूएशन। ठीक है, क्योंकि बच्चे बहुत से स्ट्रेस में रहते हैं, जैसे एग्जाम आ जाते हैं वो इतना स्ट्रेस में चले जाते हैं कि पूछो ही ना। तो जब वो स्ट्रेस में जाते हैं तो जो उनकी नेचुरल क्रिएटिविटी पावर है वो खत्म हो जाती है। ओके। तो एनसीएफ 2005 का पर्पज ही क्या है कि एग्जाम्स को इस तरह से फ्लेक्सिबल बनाएं कि बच्चा उसे स्ट्रेस ना समझे बल्कि आनंदमय तरीके से एग्जाम्स दे। फीडबैक एंड इम्प्रूवमेंट, ठीक है, तो बच्चे का वही है कि साथ के साथ फीडबैक देनी चाहिए, इम्प्रूवमेंट में सुधार होना चाहिए, कॉन्टिन्यूस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन होना चाहिए। ठीक है, ये इसकी विशेषताएं हैं, यानी कि कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, कॉम्प्रिहेंसिव, फ्लेक्सिबल होना चाहिए, चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए, डायग्नोस्टिक होना चाहिए। ठीक है, स्ट्रेस फ्री होना चाहिए। इसको आप डिफाइन करके कितना भी लेंथी लिख सकते हो, जस्ट मैं आपको हेडिंग्स बता रही हूँ ताकि आप उसको एक्सप्लेन इजिली कर लो, तो 60 मार्क्स का क्वेश्चन आपका कवर हो जाएगा। मेरिट्स लिख सकते हो इसके बाद आप कि रिड्यूस एग्जामिनेशन स्ट्रेस, परीक्षा तनाव कम होता है, एनकरेज मीनिंगफुल लर्निंग, अर्थपूर्ण अधिगम को बढ़ावा मिलता है, डेवलप क्रिएटिविटी एंड रीजनिंग, रचनात्मकता तथा तर्क शक्ति का विकास होता है और समग्र विकास को बढ़ावा मिलता है। कंक्लूजन एंड में हम क्या कहेंगे कि द विजन ऑफ असेसमेंट फॉर लर्निंग इन नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 brought revolutionary changes in the Indian education system. It shifted the focus from rote learning and examination pressure to अंडरस्टैंडिंग, क्रिएटिविटी, कॉन्टिन्यूस इवैल्यूएशन एंड होलिस्टिक डेवलपमेंट। यानी कि एनसीएफ 2005 में अधिगम हेतु मूल्यांकन की अवधारणा ने भारतीय शिक्षा प्रणाली में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए हैं। इसने रटने और परीक्षा दबाव से हटाकर समझ, रचनात्मकता, सतत मूल्यांकन,
तथा समग्र विकास पर बल दिया है। दैट्स ऑल। वीडियो से थोड़ी सी भी हेल्प हुई हो या अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि इसी चैनल पर मैं बीएड से रिलेटेड, कोई भी एग्जाम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आती है या इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सब कुछ ही करवाऊंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव ए नाइस डे। थैंक यू।